बिहार का बच्चा बच्चा जानता है कि नीतीश को सिर्फ सीएम बनने से मतलब है। प्रशांत किशोर। मुजफ्फरपुर के सकरा वाजिद में मंगलवार को प्रेस वार्ता के दौरान प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि आज की तारीख में नीतीश कुमार की एक ही प्राथमिकता रहती है कि किसी तरीके से मैं मुख्यमंत्री बना रहूं। ऐसा नहीं है कि इसके लिए आपको राजनीतिक विश्लेषक रहना है। गांव गांव में भी लोग आपको समझ रहे हैं। हम तो इतने दिनों से गांव में चल रहे हैं और बच्चा बच्चा इस बात को समझता है कि और इन्हीं शब्दों में कहता है। आप भी सुनते होंगे कि लोग कहते हैं कि अरे नीतीश जी को तो बस मुख्यमंत्री बनने से मतलब है, चाहे वो जैसे बने, और जो उनके सीएम बनने में सहयोगी है वो नीतीश जी के हिसाब से ठीक है। जो सहयोगी नहीं है उनके शब्दों में उसे कोई ज्ञान नहीं है, क्योंकि बिहार में ही एक ही ज्ञानी है, वो है नीतीश कुमार। ये बात तो हमको मानना पड़ेगा कि उन्हें इतना तो ज्ञान है कि कुर्सी पर कैसे बने रहना है, चाहे जनता का समर्थन हो या ना हो, जनता उनको वोट करे या ना करे। जनता चाहे वोट कांग्रेस को करे, आरजेडी को करे, भाजपा को करे या निर्दलीय को करे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बने रहेंगे। ये उन्होंने तय कर लिया है। इनको पैच इतना उनको ज्ञान भी है, समझ भी है, इस बात का वो फायदा उठा रहे हैं। बता दें कि प्रशांत किशोर 11 महीने से बिहार में पदयात्रा कर रहे हैं। वे पैदल मार्च कर लोगों को वोट की ताकत का एहसास दिला रहे हैं। बीते दिनों में प्रशांत किशोर 2500 किलोमीटर से अधिक पदयात्रा कर 3500 से अधिक गाँव में जा चुके हैं। मंगलवार को 11 किलोमीटर की पदयात्रा कर वे राजकीय कृत बलिराम हाई स्कूल सकरा से मंसूरपुर, मुरौल, सादिकपुर, मुरौल, मीरापुर, कुम्हारा पाकर, टोला, मीरापुर, दादोल, पिलाखी, पिलखी, गजपति, हरपुर, सोमरा से सोमरा, चक, श्रीनाथ पंचायत के सोमरा में रात्रि विश्राम किया। पता है, पिछले वर्ष 2 अक्टूबर गांधी आश्रम भितिहरवा पश्चिम चंपारण से जन स्वराज अभियान के तहत हम लोगों ने ये पदयात्रा जो शुरू की है, इसको करीब करीब आज 11 महीने हो गए। 11 महीने के दौरान पश्चिम चंपारण से चल के पूर्वी चंपारण, शिवहर, सिवान, गोपालगंज, सिवान, छपरा, वैशाली, समस्तीपुर करते हुए 2 दिन पहले हम लोग आपके जिले मुजफ्फरपुर में आए। अब आने वाले कई हफ्ते 1 से 1.5 महीने में आपके जिले मुजफ्फरपुर में रहूंगा और यहाँ के अभी सकरा प्रखंड से हम लोगों ने शुरू किया है, सारे प्रखंडों में और जितना हो सके वहाँ पर पंचायतों में, गाँव में जाने का प्रयास करेंगे। पदयात्रा के दौरान हम लोग की कोशिश होती है कि जहाँ तक हो सके गांव में ही चला जाए। तो आप ये देखेंगे जो प्रखंड के मुख्यालय हैं या जिला के मुख्यालय हैं उसमें जाने की संभावना बहुत कम ही रहती है। ऐसा इसलिए कि आगे कभी जब मैं वापस मुजफ्फरपुर आऊँगा तो सकरा हेडक्वार्टर पे या दूसरे प्रखंड हेडक्वार्टर पे जाने की संभावना ज़्यादा है, गाँव में जाने की संभावना कम रहेगी। इसीलिए पदयात्रा का स्वरूप ऐसा है कि जितना हो सके गांव में समय बिताया जाए। तो मुजफ्फरपुर को लेकर मैं अभी आपको कोई अनुभव साझा नहीं करूंगा, क्योंकि अभी तो 2 दिन से चलना शुरू ही किए हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो आपको प्रखंड वाइज, पंचायत वाइज, जिले की जो चीज़ हम लोग को देखने में आएगी, बात समझ में आएगी, वो आपको बताएंगे। लेकिन अभी तक 11 महीने का जो अनुभव रहा है और 2 दिन जो मैंने सकरा में देखा, उसका एक संक्षिप्त ब्यौरा आपको दे देते हैं, फिर आप अपने सवाल कर सकते हैं। 11 महीना पैदल चलने के बाद करीब करीब 3500 गांव में हम लोग पैदल चल के गए हैं। मैं ये विश्वास से कह सकता हूं कि बिहार के समाज के नज़रिए से, लोगों के नज़रिए से बेरोजगारी और पलायन यहाँ के लोगों के लिए सबसे बड़ी समस्या है। आप में से कुछ लोगों का ये कहना हो सकता है कि बेरोजगारी और पलायन बड़ी समस्या है, इसके लिए किसी पदयात्रा की जरूरत नहीं है, ये तो सबको मालूम है। लेकिन पदयात्रा से हम लोगों ने जो देखा वो समझ में आई, इन दोनों समस्याओं के विकरालता का जो अनुभव हुआ। गांव के गांव बिहार में पूरी तरीके से नवयुवकों से खाली हो गए। ज़्यादातर गांव में, 3500 गांव में जो हम लोग गए हैं, 40 से 50% युवा आज वहां अपने गांव परिवार में रहता ही नहीं है, या पढ़ाई के लिए या फिर मजदूरी के लिए उसको बाहर ही जाना है। जिन प्रखंडों में, पंचायतों में बाढ़ की समस्या है, वहां पर पलायन का स्तर 60, 70, 80% तक है। गांव में अगर हम लोग जब जाते हैं तो ज्यादातर आप देखेंगे महिलाएं, छोटे बच्चे और बड़े बुजुर्ग मिलते हैं। नवयुवकों की संख्या बहुत कम है। पलायन को लेकर एक समाज में अवधारणा है कि गरीब लोग यहाँ मजदूरी करने के लिए बाहर जाते हैं। मैं जब अभी पैदल चल रहा हूँ तो मैंने इसको देखा कि पलायन सिर्फ गरीबों की समस्या नहीं है, इससे समाज का कोई वर्ग ऐसा नहीं है बिहार में जो इससे प्रभावित ना हो।
जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं, जो किसान परिवार है, जो मध्यम वर्गीय परिवार है, नौकरी रोजगार करने वाले लोग हैं, उनको भी अपने परिवार के साथ रहने का सुख नहीं है। परिवार की परिकल्पना ही यहाँ खत्म हो गई है। आपके पास अगर पैसा संसाधन है तो आपके बच्चे पढ़ाई और नौकरी के लिए बाहर जा रहे हैं। आपके पास अगर पैसा संसाधन नहीं है तो आपके बच्चे मजदूरी करने के लिए बाहर जा रहे हैं। लेकिन शायद ही कोई गांव में ऐसा घर मिलता है जिसमें पति पत्नी, माता पिता, बाल बच्चे साथ में रह रहे हैं। दूसरा जो इसका आर्थिक पहलू है, जो लोग पलायन करके जा रहे हैं, ज्यादातर लोग उसमें 12 से 15 हजार रुपया औसतन कमाते हैं और घर पर वो 6 से 8 हजार रुपया ही भेज पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो बाहर अपने सुख से या अपने, कई बार हम लोग बोलचाल की भाषा में भी बातचीत में लोग बताते हैं कि यही आदमी बिहार में काम नहीं करता है, बाहर जाकर काम करता है। ऐसी बात नहीं है। जो मुझे समझ में आई, ज्यादातर लोग जिन्होंने पलायन किया है, जो बाहर गए हैं, वो कहीं ना कहीं मजदूरी के लालच, मजदूरी के पैसे के मजबूरी में गए हुए हैं। उनको ऐसा शौकिया नहीं है। एक दो बार लड़के ऐसे घूमने चले जाते हैं, वो गए 6 महीने में काम करके चले आए, लेकिन जो निश्चित तौर पर वहां रह के मजदूरी कर रहा है वो अपने शौक से नहीं गया हुआ है। इसी तरह बेरोजगारी की जो समस्या है, बेरोजगारी सिर्फ गरीबों की समस्या नहीं है। यहाँ पैसे वाले जो लोग बिजनेस व्यापार कर रहे हैं, जो बड़े किसान हैं, उनको भी अपने बच्चों के रोजगार के लिए उतनी ही चिंता है जितने गरीब लोगों की है। बेरोजगारी और पलायन के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा दिखा वो है शिक्षा व्यवस्था का ध्वस्त हो जाना। बिहार में शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी कभी नहीं रही है। हम लोग स्वयं बिहार के सरकारी स्कूल से पढ़े हैं, लेकिन पहले प्रखंड, अनुमंडल, जिला के स्तर पर 2-4 स्कूल ऐसे जरूर होते थे जहां अगर आपने पढ़ाई कर ली तो आपको आगे का जीवन का रास्ता निकल सकता है। आज जो स्थिति है, जिले के जिले कोई ऐसा हाई स्कूल, मध्य विद्यालय, उच्च विद्यालय नहीं है जिसके बारे में लोग बता रहे हों कि भैया यहाँ अच्छी पढ़ाई होती है। कई बार हमको, आपको ऐसा लगता है, जो चर्चा में है कि शिक्षकों की गुणवत्ता या उनकी जो ईमानदारी है उसको लेकर शिक्षा व्यवस्था बिहार में खराब हो गई है। मैं आपको ये बिल्कुल दावे से बता सकता हूँ कि शिक्षकों की गुणवत्ता इस पूरी समस्या का एक छोटा पहलू है। ये बात सही नहीं है कि शिक्षा व्यवस्था शिक्षकों की गुणवत्ता की वजह से खराब हो गई है। अगर ऐसा होता तो बिहार में जो कॉलेज चल रहे हैं, कॉलेज में तो शिक्षा मित्र नहीं है, कॉलेज में तो नियमित शिक्षक हैं, कॉलेज में कोई बिल्डिंग ग्राउंड की दिक्कत नहीं है, वहां पर 10,000 बच्चे भी हैं, लेकिन वहां पर भी पढ़ाई नहीं हो रही है। इसके मूल में वजह यह है, जो मेरी समझ में आई, कि पिछले 15-20 सालों में समता मूलक शिक्षा नीति बनाने के चक्कर में हर गांव, हर प्रखंड में विद्यालय के नाम पर भवन बना दिए गए और इन भवनों से कुछ न कुछ लाभ का वितरण किया जा रहा है। चाहे खिचड़ी खिलाया जा रहा है, ड्रेस के लिए, साइकिल के लिए पैसा दिया जा रहा है। तो विद्यालयों की जो छवि है समाज में, वो बन गई है खिचड़ी बांटने के सेंटर के तौर पर, और जो कॉलेज है उसकी छवि बन गई है डिग्री बांटने का सेंटर। उसका मैं समर्थन करता हूं, लेकिन इससे शिक्षा व्यवस्था नहीं सुधरने वाली है। आप अधिकारी ये सुनिश्चित करा सकता है कि जो शिक्षक है वो स्कूल में आकर 11 बजे से 5 बजे तक रहे, लेकिन वो पढ़ाए, बच्चों के भविष्य को सुधारने को अपना जीवन का ध्येय बनाए, वो अलग लेवल की चुनौती है। हम लोग जिस स्कूल में पढ़े हुए हैं, हम खुद यहाँ सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, टीचर्स की एक भावना होती थी कि भाई हमारे विद्यालय का लड़का टॉप करे, हमारे विद्यालय का लड़का साइंस कॉलेज पहुंचे, हमारे विद्यालय का लड़का IAS बने। जब वो भावना ही मर गई है, शिक्षक जो है वो अपने आप को शिक्षक कम और खिचड़ी बांटने वाला ज्यादा समझ रहा है, तो फिर वो, मैंने जो आपको बताया, इसको इतने हल्के में मत लीजिए। कोई भी नई सरकार आ जाए, अगर कोई शिक्षा की प्राथमिकता वाली सरकार भी आ जाए, तो भी अब इसको सुधारने में बरसों लगेंगे। ये सिर्फ शिक्षकों को विद्यालय में बैठा देने से या अटेंडेंस बढ़ा देने से या खिचड़ी की क्वालिटी सुधार देने से ये व्यवस्था नहीं सुधरने वाली है। समाज में शिक्षा को लेकर चेतना ही दब गई है। आप सरकार की बात छोड़ दीजिए, मैं गांव में लोगों से मिलता हूं तो उनसे भी पूछता हूं कि आप, कोई ऑर्केस्ट्रा होता है तो उसको देखने जाते हैं, आप गांव में कोई नाच होता है उसको देखने जाते हैं, लेकिन आप जिस स्कूल में आपके बच्चे पढ़ रहे हैं वहां पर आप देखने भी नहीं जा रहे हैं। रोज आप बैठ के टीका टिप्पणी कर रहे हैं कि स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रहा है, लेकिन उस स्कूल में आप लोग पत्रकार हैं,
आप बताइए सकरा में, मुजफ्फरपुर में कहीं कोई घटना आपने सुनी कि किसी गांव में ग्रामीणों ने स्कूल में जाकर धरना दिया हो कि भैया जब तक पढ़ाई नहीं होगा आप लोग नहीं उठेंगे? लोग नाली गली के लिए, पानी के लिए, सड़क के लिए धरना करते हैं, लेकिन अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए धरना नहीं करते हैं। और यही तो प्रयास है जन सुराज का, आपको बताने का कि भाई नाली गली और अनाज और शौचालय तो ठीक है, लेकिन इससे ना आपकी गरीबी दूर होगी, ना आप इससे बेहतर हो पाएंगे। अगर आपको अपनी जिंदगी सुधारनी है तो कहीं ना कहीं आपको बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपके बच्चे पढ़ेंगे ही नहीं तो कोई मंत्री हो, कोई विधायक हो, कोई मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री हो, अगर आपका बच्चा पढ़ेगा नहीं तो वो डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर नहीं बन सकता है, उसको मजदूरी ही बनना पड़ेगा। यही बात ये इस अभियान के मूल में है कि लोगों को जाकर बताया जाए कि आपको उसमें कोई, उनकी कोई रुचि नहीं है। आप जरा आंकड़ा निकालिए कि बिहार के कितने किसानों को 6,000 रुपया साल का मिल रहा है। आप प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन में बिहार का नंबर है देश में सबसे नीचे। मनरेगा में आपका यूटिलाइजेशन है 39%, वो भी देश में सबसे कम। मुद्रा में देश में सबसे कम, किसान स्वनिधि में सबसे कम। फिर भी हम नीतीश कुमार दावा कर रहे हैं कि हमसे ज्यादा कोई जानता ही नहीं है, हमने सब कुछ कर दिया, तो उसका तो कोई बात ही नहीं है। इसी को बोलचाल की भाषा में बिहार में हम लोग कहते हैं मुंहजोर। बिहार में नेताओं की मुंहजोरी बहुत है, उनको समझ हो ना हो लेकिन मुंहजोर बहुत है। कोई भी बात, किसी भी विषय को समझे बगैर, ना भाषा का ज्ञान है ना विषय का ज्ञान है, लेकिन बोलने में तो कोई सानी नहीं है, कुछ भी कोई बोल सकता है। ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। सर एक सवाल और। सर आपके संगठन से जुड़ा हुआ है, आम जनता में एक भ्रांति सी फैल गई है कि आप चले हैं जनता के मुद्दों को लेकर के, लेकिन आपसे मिलने वालों में वही भ्रष्ट तंत्र है जिससे जनता तरसता है। तो क्या आने वाले दिनों में उनको इसमें जगह मिलेगी? मेरे भाई ऐसा है कि मेरे से मिलने वाला तो कोई सिस्टम यहाँ है नहीं। आप यहाँ आए हैं खुद से। जी बिल्कुल। यहाँ पर कोई सिपाही, कोई हवलदार तो है नहीं। हम बिना इसी बिहार के, जहाँ पर कानून व्यवस्था को लेकर इतनी चिंता हो रही, मैं 11 महीने से गांव-गांव बिना सुरक्षा के चलता हूँ, रहता हूँ, तो कोई भी आकर मिल सकता है। जहाँ तक आपका कहना है कि वही लोग मिल रहे हैं जिनकी छवि खराब है, तो हमारे पास कौन सा ज्ञान है कि हम पहले आने से पहले उसको रोक दें। ये जो पदयात्रा कर रहे हैं इसीलिए कर रहे हैं कि सबसे मिलें, मिलने के बाद